सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग अपने विषय हिंदी में पुनः कवि केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा विरचित चंद्र गहना से लौटती बेर नामक कविता का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने कवि के विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त करते हुए कविता की कुछ पंक्तियों का अध्ययन हम लोगों ने किया था। तो ठीक है, आज हम लोग पुनः इस कविता का भावार्थ समझते हैं। देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेल पर इस खेत की बैठा केला, एक बीते के बराबर यह हरा चिकना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने प्रकृति का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि मैंने देखा है चंद्र गहना, मैं चंद्र गहना नामक स्थान या गांव को मैंने देख लिया है। देखता हूँ दृश्य अब मैं, और अब मैं एक खेत का दृश्य जो है देखता हूँ, या इस प्रकृति का मैं दृश्य जो है देख रहा हूँ। मेल पर इस खेत की बैठा अकेला, अब मैं इस खेत की मेल पर बैठकर खेत की प्राकृतिक सुंदरता का लाभ उठा रहा हूँ। एक बीते के बराबर यह हरा टिकना चना। आगे चने के पौधे का बड़ा ही सजीला वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि एक बीते, एक पंजे की लंबाई के बराबर, ज्यादा से ज्यादा 1 फीट के लंबाई वाला यह हरा चने का पौधा खेतों के बीच लहलहा रहा है। बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। चने के पौधे पर गुलाबी रंग के फूल खिले हुए हैं और उन्हें देखने से ऐसा लग रहा है मानो कोई दूल्हा पगड़ी पहनकर सज धजकर शादी के लिए तैयार हो रहा है। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली। तो कवि केदारनाथ अग्रवाल जी अलसी के पौधे का मानकीकरण करते हुए कहते हैं कि अलसी का पौधा बहुत ही पतला होता है और थोड़ी सी हवा के कारण भी हिलने लगता है और झुककर फिर खड़ा हो जाता है, इसलिए कवि ने उसे यहाँ देह की पतली और कमर की लचीली कहा है। उन्होंने चने के पौधे के पास में ही उगे अलसी के पौधे को नायिका के रूप में व्यक्त किया है इस प्रस्तुत कविता में। उनके अनुसार यह नायिका बहुत ही जिद्दी है। हठीली मतलब जिद्दी। देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, जो मतलब कि जो अलसी की जो पौधा है वह इन पौधे में नीले रंग के फूल खिले हुए हैं, जो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो नायिका अपने हाथों में फूल पकड़कर अपने प्रेम का इजहार कर रही हो। जो उसके इस प्रेम को स्वीकार करेगा वो उस पर अपना प्रेम लुटाने के लिए तैयार खड़ी है। कौन? अलसी के पौधा। कह रही है जो छुए यह दृश्य का हृदय का दान उसको, और यह मतलब कि वह कह रही कि जो मेरे इस फूल को स्वीकार करेगा मैं उसको क्या करूंगा, अपने हृदय से जो है उसे अपने हृदय का दान उसे दूंगा। ठीक है, जो इसके इस प्रेम को स्वीकार करेगा, अलसी के प्रेम को, वो उस पर अपना प्रेम पाने के लिए तैयार खड़ी है। और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। तो इन पंक्तियों में कवि ने खेतों के प्राकृतिक सौंदर्य की तुलना विवाह के मंडप से की है। खेतों में चने और अलसी के पौधे अपने सौंदर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं, वही इन सब के बीच सरसों की तो बात ही निराली है। सरसों के पौधे पूरी तरह बढ़ चुके हैं और उन पर पीले रंग के फूल भी खिल चुके हैं। ये पीले पुष्प सूर्य की रोशनी में किसी नई दुल्हन के हाथों की तरह चमक रहे हैं। अर्थात कह सकते हैं कि सरसों की जो फसल है वो पक चुकी है। इसलिए कवि कहते हैं कि कन्या शादी के लायक हो चुकी है और अपने हाथ पीले करके इस खेत रूपी ब्याह मंडप में पधारी है। कवि किसके लिए ऐसा कह रहे हैं? सरसों के पौधे के लिए कह रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे फागुन का महीना स्वयं फाग होली के समय गाया जाने वाला गीत होता है। ठीक है, फाग, तो वह ऐसा लग रहा है कि वो खुद जो है ये गीत गा रहा है। देखता हूँ अब मैं स्वयंवर हो रहा है, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है, इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। तो इन पंक्तियों में कवि ने गांव की प्राकृतिक सुंदरता एवं शहर की तुलना की है।
उनके अनुसार शहर में रह रहे लोगों के पास इतना वक्त भी नहीं होता कि वो इस प्राकृतिक सौंदर्य का जो है लाभ उठा पाए। निरंतर होते निर्माण के कारण, क्योंकि शहर में विकास का कार्य निरंतर लगा रहता है, तो शहर में हर जगह सिर्फ कंक्रीट की इमारतें ही दिखाई देती हैं, इसलिए उसके मन में का प्रेम भाव बाहर नहीं आ पाता और शहरी लोग स्वार्थी हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने कार्यों में ही लगे रहते हैं। जबकि दूसरी ओर कवि को गांव के प्राकृतिक वातावरण में अनुपम शांति मिल रही है। कवि कहते हैं कि चारों तरफ सुनसान स्थान होने के बावजूद भी खेतों में इतना प्राकृतिक सौंदर्य भरा है कि ऐसा लग रहा हो मानो यह कोई स्वयंवर चल रहा है। सभी सज धज के खड़े हैं और मंडप भी खेतों के रूप में सजा हुआ है। कन्याएं सज कर अपने हाथ में फूलों की माला लेकर दूल्हे का चुनाव कर रही हैं। यहाँ लड़की से सरसों एवं अलसी के पौधे को कवि ने सम्मानीकरण किया है, ठीक है, जबकि दूल्हे के रूप में उन्होंने चने को संबोधित किया है। ऐसा दृश्य देखकर कवि के अंदर भी प्रेम भावना जागने लगती है। इसलिए कवि ने कहा है, व्यापारिक नगर से दूर प्रेम की यह प्रिय भूमि अधिक उपजाऊ है, ठीक है। और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही है इसमें लहरियां, नील नील तल में जो उगी हैं घास भूरी ले रही वो भी लहरियां। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आंख को है चकमकाता है। कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। तो चंद गहना से लौटती बेर कविता की इन पंक्तियों में कवि ने खेत के किनारे तालाब एवं उसमें पड़ने वाली सूर्य की रोशनी का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। वे मेड़ पर जहाँ बैठे हुए हैं उसके दूसरी ओर स्थित तालाब के जल में हवा के साथ लहरें उठ रही हैं। उसके साथ ही बगल में उगी भूरी घास भी यूं हिलने लगती है मानो आकाश में पतंगे उड़ रही हैं। जब तालाब के जल में सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है जल पे चांदी के खंभे की तरह दिखाई देता है, चमकदार, जो कवि की आंखों में निरंतर चमक रहा है और लेखक को उसकी ओर देखने में मुश्किल हो रही है। दूसरी तरफ तालाब के किनारे कई जो है क्या हुए हैं, पत्थर पड़े हुए हैं। जब जब तालाब में लहरें उठ रही हैं, होता नहीं है जब हवाएं चलती हैं तो लहरें उठती हैं, तब तब तालाब का जल जो है जाकर पत्थर को क्या कर रहा है, वो स्पर्श करता है, अर्थात उसको भिगो रहा है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि पत्थर चुपचाप पानी पीते जा रहे हैं, परंतु अभी तक उनकी प्यास नहीं बुझी है और पता नहीं कब उनकी प्यास बुझेगी। इस तरह कवि ने अपने इन पंक्तियों में प्रकृति का बड़ा ही सुंदर मानकीकरण किया है। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। चट दबाकर चोंच में चट दबाकर चोंच में नीचे गले को डालता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है। भरे जल के हृदय पर एक उजली चतुर मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। तो कवि देखते हैं कि तालाब के किनारे उतले जल में कुछ बगुले ऐसे खड़े हैं। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। अब देखते हैं कि तालाब के किनारे उतले जल में कुछ बगुले ऐसे खड़े हैं मानो वो जल में पैर डुबाए खड़े खड़े सो रहे हैं, लेकिन जैसे उन्हें जल के अंदर कोई मछली हिलती डुलती महसूस होती है या दिखाई देती है तो वो अपनी चोंच तेजी से जल के अंदर डालकर उस मछली को पकड़कर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जल के ऊपर एक काले रंग की सिर वाली चिड़िया दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है, नीचे गले के डालता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। तो जो चिड़िया है वह तेजी से जल के अंदर डालकर उस मछली, वह वहीं दूसरी तरफ जो है जल के ऊपर एक काले रंग की जो चिड़िया है वह उड़कर चक्का लगाते हुए तालाब के जल में नजर रखी रही है। जैसे ही उसे जल के अंदर मछली नजर आती है वह बिजली की तेज से अपने सफेद पंखों के सहारे जल को चीरती हुई गोता लगाकर अंदर चली जाती है और उस मछली पर टूट पड़ती है। मीन मतलब मछली होता है। उस चमकती हुई मछली को वह काले माथे वाली चिड़िया अपनी
पीली चोंच में दबाकर ऊपर आकाश में उड़ जाती है। और यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है। ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। कभी जहाँ बैठकर गांव की प्राकृतिक सुंदरता का मजा ले रहे हैं, वहीं कुछ दूरी पर जो है एक ट्रेन वहीं से गुजरती है। ऊंची भूमि है और वहीं से क्या होता है, ट्रेन जो है वहीं से पटरी बिछी है तो उसे ट्रेन जाएगी। या कह सकते हैं कि उस ऊंची उठी भूमि के दूसरी तरफ ही रेल की पटरी बिछी हुई है। वहीं कहीं रेलवे स्टेशन है जहां से कभी वापस जाने के लिए ट्रेन पकड़ने वाले हैं, परंतु अभी ट्रेन को आने में बहुत समय बाकी है। इसलिए लेखक पूरी स्वतंत्रता के साथ खेतों के मध्य या बीच में बैठकर सभी जगह ताक प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं। ये सब चीजें कवि को जो है बड़ी ही रोमांचित लगती हैं। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। कवि की नजर खेतों से उठकर दूर जाती है तो उन्हें चित्रकूट की असमान रूप से फैली ऊंची नीची पहाड़ियां नजर आती हैं, जो ज्यादा ऊंची नहीं है लेकिन बहुत दूर तक फैली हुई है। इसलिए कवि ने कहा है कि ये दूर दिशाओं तक फैली हुई कवि को ये पहाड़ियां उपजाऊ भी नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि उन पर रीवा नामक कांटेदार वृक्षों के अलावा और कोई हरियाली नहीं है। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर, टेटे टेटे सुन पड़ता है वन स्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर, टिरटो टिरटो मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग जहां जुगुल जोड़ी रहती है। हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। तो चंद्रग्रहण से लौटती बेर कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि ने वन स्थली में गूंजती तोते और सरसों की मधुर आवाजों का वर्णन किया है। कवि को बीच बीच में तोतों की टेटे की ध्वनि सुनाई देती है। टेटे सुन पड़ता है वन स्थली का हृदय चीरता। तो जो टेटे की ध्वनि सुनाई पड़ती है तो वो कवि को जो है क्या होता है, उनके हृदय को स्पर्श करती हुई शांत वातावरण में वन के अंदर से आ रही है। इस मधुर ध्वनि को सुनकर कवि का मन जो है आनंद से भर उठता है और उनका मन भी तोते की इस मधुर ध्वनि की ताल से ताल मिलाने को करता है। इसी बीच कवि को सारस का स्वर टिरटो टिरटो मन होता है। तो इसी बीच जो है जो सारस का स्वर है वह जंगल को भेद देने वाली ध्वनि सुनाई पड़ती है, जो कभी घटती तो कभी बढ़ती है। वास्तव में यह सारस के जोड़े के आपसी प्रेम का संगीत है, जिसे सुनकर कवि यह कल्पना करता है कि वह भी अपने पंख फैलाए सारस के संग उड़कर हरे खेतों के बीच चला जाए, फिर छुपकर सरसों के सच्चे प्रेम की कहानी सुने। सरसों क्यों? क्योंकि सरसों को ही कवि ने मानकीकरण करते हुए उसको एक नायिका के रूप में इसका चित्र किया था, तो ताकि उन्हें कवि द्वारा कोई तकलीफ ना हो और वे उड़ ना जाए। इस प्रकार की बातें कवि ने कही है प्रस्तुत कविता के माध्यम से। तो उम्मीद है बच्चों की आप लोगों को यह कविता का भावार्थ समझ में आया होगा। अब इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न अभ्यास है, तो इन प्रश्नों का आंसर आप लोगों को गृह कार्य के रूप में देना है। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।